तो गाइस थंबनेल देखकर आप समझ भी गए होंगे कि मैं आज बात करने वाला हूं किंग्स ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या के बारे में। आपको बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होगी शून्य से शिखर तक, लेकिन आज जो मैं कहानी बताऊंगा वो बताऊंगा शिखर से शून्य तक। विजय माल्या किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर बियर्स, किंगफिशर कैलेंडर, राज्यसभा में सांसद भी रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर सन 1955 को हुआ था। सन 1976 में सेंट सेवियर कॉलेज से बैचलर्स ऑफ कॉमर्स अर्थात बीकॉम कर लिया था और बीकॉम करने के बाद मतलब कि 1976 के बाद वो अपने फैमिली बिजनेस में मतलब कि विट्ठल माल्या के बिजनेस में एज ए इंटर्न उन्होंने ज्वाइन किया। विट्ठल माल्या उस समय तक बहुत बड़े यूबी ग्रुप के चेयरमैन और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, देश के जाने माने बिजनेसमैन, और उनके बेटे थे विजय माल्या। विजय माल्या बिजनेस के गुण अपने पापा के एज ए इंटर्न रह के सीख ही रहे थे तब तक कि 28 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी और 28 साल की उम्र होते होते उनके पिता यानी कि विट्ठल माल्या की मृत्यु हो जाती है। 28 साल की कम उम्र में कम तजुर्बे के साथ वो चेयरमैन बन जाते हैं और चेयरमैन बनने के बाद यूबी ग्रुप में एक नया एक्सपेंड आता है। यूबी ग्रुप बड़ा होने लग जाता है, वो नए नए बिजनेस में अपने आप को ट्राई करना चालू करते हैं। वो घुसते हैं लिकर इंडस्ट्री में, मतलब बियर का कारोबार करना चालू कर देते हैं, शराब का कारोबार करना चालू कर देते हैं और ऐसे ही नए नए बिजनेस करना चालू करते हैं। किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च करते हैं जिसमें बड़े से बड़े सेलिब्रिटी उनके कैलेंडर के लिए फोटोज देते हैं और उसके बाद चालू होता है विजय माल्या का एक नया दौर। विजय माल्या चाहते थे कि जितने भी प्लेन्स उड़ रहे हैं वो प्लेन्स मैं उड़ाऊं, जो इंडिया से इंटरनेशनली जो फ्लाइट जाते हैं वो हमारी फ्लाइट जाए। और तब विजय माल्या लॉन्च करते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस, वो है एयरलाइंस बिजनेस, जिसमें मुनाफा सिर्फ और सिर्फ 1% का होता है। 1% मुनाफे का मार्जिन वाला बिजनेस कौन करता है? सोचिए, इतना बड़ा दिल लिए थे विजय माल्या। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च कर देते हैं, यहीं से उनकी गलती चालू हो जाती है, बर्बादी का दौर चालू होता है। जो विजय माल्या आज तक शिखर पे थे, पिता की संपत्ति को और बढ़ा रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, जिस विजय माल्या के बारे में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते थे, जिस विजय माल्या को एमपी बना दिया गया था, जिस विजय माल्या की तारीफ के पुल बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी और बड़े बड़े अभिनेता करते थे, जिसकी पार्टियों में हजारों करोड़ों लोग आते थे, वो विजय माल्या। शुरुआत के तो दिनों में एयरलाइंस बिजनेस का काम चल निकला, लेकिन विजय माल्या की गलती भी चालू हो गई थी। विजय माल्या कहा जाता है कि विजय माल्या इसमें इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि पर्सनली खुद वो इंटरव्यू करते थे। उन्होंने इंटरव्यू के लिए कोई टीम हायर नहीं करी, वो उनसे जो भी इंटरव्यू करता था डायरेक्ट उनके कैबिन में जाता था, उनसे मिलता था और विजय माल्या उनको ओके या रिजेक्ट कर देते थे। विजय माल्या ने सबसे पहला जो क्लास रखा वो क्लास रखा बिजनेस क्लास, और बिजनेस क्लास में लोगों को उन्होंने कहा कि कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। ट्रैवलिंग के दौरान वो वाइन्स देते थे, बियर्स देते थे, अच्छी अच्छी कंपनियों के शराब देते थे, अच्छा अच्छा खाना देते थे, अच्छे अच्छे एयर होस्टेस देते थे और इस तरीके से विजय माल्या लगातार खर्चा कर रहे थे अपने बिजनेस क्लास फ्लाइट पे। अब देखिए वो बिजनेस क्लास फ्लाइट था, लोकल या लो कॉस्ट, कस्टमर उस पर जा नहीं सकते थे, तो बिजनेस क्लास के लोग जा सकते थे। बिजनेस क्लास के लोग वहां पहुंचने लग गए। बिजनेस क्लास के लोग जब पहुंचने लग गए, उनको सारी सुविधाएं मिलने लग गई, तो कम पैसे में ज्यादा जब आप सुविधाएं प्रोवाइड करने लग जाएंगे तो आप लायबिलिटी में जाएंगे, मतलब आपके ऊपर कर्जा चढ़ता जाएगा, क्योंकि उससे बिजनेस हो नहीं रहा था। लेकिन विजय माल्या सिर्फ और सिर्फ अच्छी सर्विस देना चाहते थे। ये विजय माल्या की कोई गलती नहीं थी, बहुत अच्छा था। कस्टमर सेंट्रिक जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बिल्कुल वही खेल विजय माल्या कर रहे थे। यहां तक तो विजय माल्या बिल्कुल सही थे, लेकिन विजय माल्या ने एक बहुत बड़ी गलती कर। विजय माल्या अपने फ्लाइट को इंटरनेशनली ले जाना चाहते थे, लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा रूल है, अगर आप अपने फ्लाइट को इंटरनेशनली उड़ाना चाहते हैं तो आपको कम से कम एयरलाइंस इंडस्ट्री में आए हुए 5 साल हो जाना चाहिए। लेकिन विजय माल्या तो अभी बिल्कुल नए थे, इसके लिए उन्होंने अडॉप्ट किया डेकन एयर को। जैसे ही डेकन एयर को उन्होंने टेक किया, वैसे वो 5 ईयर वाले एयरलाइंस बिजनेस में आ गए, मतलब कि अब इंटरनेशनली वो उड़ाने लग गए अपने फ्लाइट्स को। एयर डेकन खुद ही पहले से डेब्ट और कर्जे में डूबा हुआ था। विजय माल्या ने सोचा कि अब बिजनेस क्लास तो मैं अपने फ्लाइट को बना चुका हूं, अब मेरे को बनाना है लोअर क्लास, मतलब कोई भी एक आम आदमी हमारे फ्लाइट में बैठ जाए, उसको भी सारी सुविधाएं दी जाए। आज तक तो बिजनेस क्लास वाले ये समझ रहे थे कि ये फ्लाइट सिर्फ बिजनेस क्लास वालों के लिए उड़ाया जाता है, लेकिन अब वो आ गए थे लोअर क्लास में। लोअर क्लास वालों को पता चला, वो भी पहुंच गए। अब
सिचुएशन ये थी कि इतनी ब्रांडिंग या प्रमोशन नहीं किया गया कि जो किंगफिशर एयरलाइंस है वो किसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब किसके लिए बना है। आधे लोग को ये समझ में आ गया जो लोअर क्लास वाले थे कि ये बिजनेस क्लास वालों का है, और बिजनेस क्लास वालों के कान में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि लोअर क्लास वालों का है। इन चीजों में कंपटीशन हो गया, लोग समझ ही नहीं पाए कि उनको करना क्या है, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये किसके लिए है, और इस चीज में कंफ्यूजन पैदा हो गया। मतलब कि कस्टमर भटक गया, कस्टमर जाना बंद हो गया। जिस लेवल पे, जिस वैल्यू पे कस्टमर को वहां तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। और उसी में दूसरी एक गलती हो रही थी डेकन, और तीसरी गलती थी कि अच्छे अच्छे एयर होस्टेस जो वो लेते थे, उसके अलावा मेल और फीमेल दोनों लेते थे। और दूसरे फ्लाइट्स वाले क्या करते हैं, फीमेल एयर होस्टेस रखते हैं कि जहां पे वो लैंड करता है तो 2 फीमेल रहेंगे तो एक कमरे में सो सकती हैं, राइट, और 2 मेल रहेंगे तो भी होटल के एक कमरे में सो सकते हैं, राइट। लेकिन अब फीमेल और मेल, अब जब आप दोनों एक ही फ्लाइट में रखोगे तो मेल के लिए आपको अलग कमरा करना पड़ेगा, फीमेल के लिए अलग करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये चीज मैंने नोटिस की, या मैंने जानने की कोशिश की, या मैंने समझा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा आपको, केस स्टडी देगा वो बताएगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं आपको। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, नहीं, ये है ये बहुत बड़ा कारण कि लायबिलिटी बढ़ते गया, कर्जा बढ़ता गया, खर्च बढ़ता गया। ये था विजय माल्या को डूबने का सबसे बड़ा कारण। उसके बाद विजय माल्या एक रंगीन मिजाज आदमी तो पहले से ही जाने जाते थे, और थे ही वो। बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करना, बड़ी बड़ी हीरोइंस को बुलाना, पेड आपको यकीन नहीं होगा कि सोर्सेस कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं 100% ये बात है कि जो उनका बेटा था सिद्धार्थ माल्या, जब उन्होंने आरसीबी खरीदी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की टीम, जो उनका बेटा था सिद्धार्थ माल्या, उसको दीपिका के संग घूमने को दीपिका को 5 करोड़ रुपए पेड करने थे। समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों करना पड़ा होगा? क्योंकि सिद्धार्थ माल्या को एक ब्रांड बनाना था, सिद्धार्थ माल्या को प्रमोट करना था, सिद्धार्थ माल्या को लोगों की नजरों में छा जाना था। वो कैसे हो सकता था? बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक, किसी बड़ी एक्ट्रेस के संग घुमाओ, लोगों को लगेगा अफेयर है या कुछ ऐसा वैसा है, रोज न्यूज कवरेज छपेंगी, और विजय माल्या के बेटा सिद्धार्थ माल्या, समझ गए आप, विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या को दीपिका पादुकोण के संग स्टेडियम में दिखाया जाने लग गया। बिल्कुल अफेयर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई रूमर नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं थे। वो 5 करोड़ की डील थी गाइस, 5 करोड़ की। समझ रहे हैं आप विजय माल्या का पैसा कहां बर्बाद होता? विजय माल्या इतने रंगीन और शौक मिजाज आदमी थे कि जब हमारे देश की कुछ संपत्तियां नीलाम हुई, जैसे किसी का तलवार नीलाम हुआ, गांधी जी का कोई चीज नीलाम हुआ, या किसी महापुरुष का कोई चीज नीलाम हुआ, तो नीलामी में सबसे आगे जो बढ़ चढ़कर जो व्यक्ति खड़ा था वो थे विजय माल्या। अब आप समझ सकते हैं कि विजय माल्या का पैसा जा कहां रहा था। एक तो विजय माल्या बियर इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये आईपीएल की टीम, बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे थे, लेकिन विजय माल्या अगर प्रॉफिट कमा भी रहे थे तो बहुत वेस्ट कर रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टियां अरेंज करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। आप जब नीलामी के सामान खरीदते हैं तो करोड़ों रुपए के वहां से हिसाब से खर्च होता है। बेटे को प्रमोट करने के लिए आप एक्ट्रेस को पैसा दे देते हैं, और उसके बाद जो आप गलत फैसले ले रहे थे, 1% प्रॉफिट वाले बिजनेस में आप घुस गए थे, एयरलाइंस बिजनेस में, जिसको गवर्नमेंट भी नहीं संभाल पा रही है, उस इंडस्ट्री में आप घुस रहे थे। आपको ये तो पता था कि हमें कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर रिटर्निंग होगी नहीं, रिकवरी होगी नहीं, तो वैल्यू प्रोवाइड कैसे करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ, वो स्कैम ये था कि 9,000 करोड़ रुपए जो लोन लिया गया था किंगफिशर एयरलाइंस को दिखाकर अलग अलग 17 बैंकों से, उस पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेश भेजा जाने लगा। यहीं से सरकार बौखलाई, और यहीं से विजय माल्या जो शिखर पे थे वो शून्य यानी कि जमीन पे आ चुके थे। लेकिन दिक्कत कहां से हुई? जब एक आप रंगीन मिजाज पार्टी करने वाले बंदे बन गए। आप गाइस ये समझ लीजिए कि आप बिजनेस करने उतरे हैं, और उस पैसे से, बिजनेस के पैसों से कभी गाइस शौक पूरे नहीं होते। बिजनेस चलता है और घर चलते हैं। जिस दिन आप शौक, रंगीन मिजाजी, ऐसो आराम में लग जाते हैं ना, उस दिन आपका बिजनेस धीरे धीरे करके डूबने लग जाता है, और गलत डिसीजंस आपको डुबा देते हैं। तो आपको गाइस जितनी भी बातें बताई हैं नोट कर लीजिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो ये सारी गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनकर उभरेंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता और आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किस किस की केस स्टडी आप और देखना चाहते हैं जिसके बारे में मैं रिसर्च करके लाऊंगा तो आप वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए गाइस मैं चलता हूं, फिर से मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।